स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री। सब्जेक्ट है आपका एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और पार्ट 2 में भी रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम अब देखो यहाँ से नए टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8650415957। इससे आप जुड़ जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इस व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक अपने दे दी है, वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के हम अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका देखो ये वाला टॉपिक पूछा जाएगा पेपर में कि बारडीजो कैस्टेट्रेटर क्या के कार्य बताओ। बर्डीजो कैस्ट्रेटर के कार्य। तो ये यंत्र है एक प्रकार का। ठीक है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। देखो, ये विभिन्न मापों का लोहे का बना हुआ एक कीमती यंत्र है। यह विभिन्न मापों का लोहे का बना हुआ क्या है, एक कीमती यंत्र है जो नर बछड़ों को बधिया करने के काम आता है। ठीक है, किसके काम आता है? जो नर बछड़ों को बधिया करने के काम आता है। इस यंत्र के द्वारा स्पर्मेट्रिक कोड तथा शुक्रवाहिनी जो कि अंडकोश के अंदर दो होती हैं। ठीक है, शुक्रवाहिनी जो कि अंडकोश के अंदर दो होती हैं को इतने जोर से दबाया जाता है कि इनका संबंध टूटकर अन्य दूसरे अंग से अलग हो जाता है। ठीक है, स्पर्मेटिक कोड का संबंध टूट जाने से वृषण से को रक्त, भोजन और ऑक्सीजन का मिलना बंद हो जाता है। जो टेस्टिस होते हैं, जो वृषण होती है, उसको रक्त, भोजन और ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होगा, जिसके फलस्वरूप वे बेकार हो जाते हैं और पशु बधिया हो जाता है। पशु क्या हो जाता है? बधिया हो जाता है। तो देखो, बर्डीजो कैस्टेटर के कार्य क्या हैं ये आपको बताना है। बर्डीजो कैस्टेटर क्या है? एक प्रकार का यंत्र है जो नर बछड़ों को या नर पशुओं को क्या है, बधिया करने के काम में लाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है हमारा, किन्हीं दो अन्न उपजात का नाम लिखिए। यानी किन्हीं दो अन्न उपजात का नाम लिखिए। तो वो है गेहूं का चोकर, दूसरा है चावल का चोकर। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है गौवंश में नर एवं मादा सेक्स हार्मोन का नाम लिखिए। देखो, नर सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ये आपको ध्यान रखना है, टेस्टोस्टेरोन। मादा सेक्स हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन। क्या है? एस्ट्रोजन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम कृत्रिम गर्भाधान की। तो देखो, पेपर में पूछा जाएगा आपसे कृत्रिम गर्भाधान, तो आपको समझना होगा कि कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है। देखो, नर पशु का वीर्य प्राप्त करके मादा के ऋतुकाल में एक विशेष प्रकार की पिचकारी द्वारा उसे मादा की जननेंद्रियों में पहुंचाने को कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जब आप गाय या भैंस को बैल से यानी साड़ से लगवाते हो तो वह प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो इसी प्रकार से आप क्या करोगे, कृत्रिम गर्भाधान यानी जब डॉक्टर को माध्यम से आप कराओगे तो उसी प्रकार से ये हो जाएगा कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान जो है वो डॉक्टर लोग करते हैं। ठीक है, कैसे होगा जो मैंने आपको समझा दिया। देखो, नर पशुओं का जो वीर्य होता है उसको प्राप्त करके मादा के ऋतुकाल में एक विशेष प्रकार की पिचकारी द्वारा उसे मादा की जननेंद्रियों में पहुंचाने को क्या कहते हैं? हम कृत्रिम गर्भाधान कहते हैं। अच्छा, आप कृत्रिम गर्भाधान से लाभ क्या हैं ये समझो आप। ये भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि आप ये बताओ कृत्रिम गर्भाधान के लाभ क्या हैं। तो चलिए अब हम कृत्रिम गर्भाधान के लाभ समझेंगे। देखो, इस प्रणाली को अपनाकर पशुपालकों के धन, श्रम और समय की बचत होती है, क्योंकि उन्हें साड़ पालने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप देखो कृत्रिम गर्भाधान है, जैसे कृत्रिम गर्भाधान का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो भैया आपके लिए क्या है, धन की भी बचत होगी। धन की कैसे बचत होगी? देखो, अगर आप कोई साड़ पालोगे तो उसके लिए भाई धन खर्च होगा ना, और श्रम यानी जो आप परिश्रम करोगे, जैसे आप उसकी खिलाई पिलाई करोगे, उसकी देख रेख करोगे,
तो आपका श्रम भी बचेगा और आपका समय, क्योंकि समय भी बचेगा, उनसे क्या होगा, साड़ पालने की आवश्यकता भी नहीं है कृत्रिम गर्भाधान में। एक तो आपका ये लाभ है। दूसरा लाभ क्या है? दूसरा लाभ है कृत्रिम गर्भाधान द्वारा आकार में अधिक छोटी व अधिक बड़ी अथवा अपंग गाय व भैंसों का भी प्रजनन किया जा सकता है। देखो कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से क्या क्या होता है, अधिक छोटी, अगर आप अधिक छोटी चाह रहे हैं तो आकार में अधिक छोटी, और बड़ी चाह रहे हैं तो बड़ी अथवा अपंग गाय व भैंसों का भी प्रजनन किया जा सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से आप चाहो उस प्रकार से, तो ये भी एक लाभ है। अगला लाभ क्या है? अगला लाभ है कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली में वीर्य को अधिक दूरी तक आसानी से कम खर्च व कम समय में पहुंचाया जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली में वीर्य को अधिक दूरी तक आसानी से कम खर्च व कम समय में पहुंचाया जा सकता है। अगला पॉइंट देखो, चौथा, इस प्रणाली में गायों व भैंसों को गाभिन कराने के लिए अच्छी नस्ल के कुछ ही साड़ों की आवश्यकता होती है। अगर आप कृत्रिम गर्भाधान कराते हो गाय या भैंसों को गाभिन कराने के लिए, तो अच्छी नस्ल के कुछ ही साड़ों की आवश्यकता होती है। अतः पालतू साड़ों को बढ़िया करके कृषि कार्यों में उपयोग किया जा सकता है। अगर आप साड़ों को पालना चाह रहे हो तो उन्हें बढ़िया करके आराम से कृषि कार्यों में, यानी बोझा ढोने के काम या हल जोतने के काम आराम से ला सकते हो। चलिए, अगला जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है लैक्टोमीटर। पेपर में आपसे लैक्टोमीटर के बारे में पूछा जाता है कि लैक्टोमीटर क्या है और उसके बारे में समझाइए। तो थोड़ी चर्चा करेंगे अपने लोग लैक्टोमीटर के बारे में। देखो, यह कांच का बना हुआ बेलनाकार आकृति का होता है। किसका होता है? यह कांच का बना हुआ बेलनाकार आकृति का होता है। इसके ऊपर 4 से 40 तक अंकों के निशान बने होते हैं। यह दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे पूछेगा, आप ये बताओ कि दूध जो होता है, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का यूज किया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए लैक्टोमीटर। क्या होना चाहिए? लैक्टोमीटर। अगला पॉइंट, गाय के शुद्ध दूध की लैक्टोमीटर रीडिंग जो होती है वो 30 से 32 तथा भैंस के शुद्ध दूध की जो लैक्टोमीटर रीडिंग जो होती है वो 28 से 30 तक होती है। दूध में पानी मिलाने या वसा प्रतिशत बढ़ाने से या बढ़ाने से लैक्टोमीटर रीडिंग घट जाती है। अगर वसा का प्रतिशत बढ़ाओगे या फिर दूध में पानी मिलाओगे तो जो लैक्टोमीटर की जो रीडिंग है वो घट जाएगी। इसका मतलब साफ साफ है, लैक्टोमीटर से आप ये भी पता कर सकते हो कि दूध में पानी की मात्रा कितनी है, ठीक है, या कितना पानी मिला हुआ है। अगला पॉइंट है ब्यूटाइरोमीटर। तो अभी तक हमने लैक्टोमीटर पढ़ा था, अब उसी प्रकार से हम ब्यूटाइरोमीटर के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये क्या है? देखो, यह भी कांच का बना हुआ एक यंत्र होता है। जैसे कि लैक्टोमीटर भी कांच का बना हुआ यंत्र था, तो यह भी एक कांच का बना हुआ एक यंत्र होता है। इस पर 0 से 10 तक के अंकों के निशान बने होते हैं और उस पर लैक्टोमीटर पे होते थे 0 से 40 तक के निशान। देखो, यह शुद्ध मात्रा में वसा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह शुद्ध दूध में वसा की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूध में वसा प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ब्यूटाइरोमीटर में सल्फ्यूरिक अम्ल, दूध तथा इमाइल अल्कोहल लेकर सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। इसके बाद ब्यूटाइरोमीटर में सीधी वसा प्रतिशत पढ़ ली जाती है। तो ये आपका था ब्यूटाइरोमीटर। अब जो हमारा अगला पॉइंट होगा वो होगा गाय और भैंस में अंतर। देखो, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाता है, तो हम गाय और भैंस के अंतर को समझेंगे। ठीक है, गाय क्या है? देखो, गाय की भारतीय नस्लों में कुमुद पाया जाता है। गाय की जो भारतीय नस्लें हैं ना, इसको क्या है? कुकुद पाया जाएगा, कुकुद पाया जाता है। और भैंस की किसी भी नस्ल में कुकुद नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ये गाय है और ये भैंस है। गाय की भारतीय नस्लों में बात कर रहा है, इंडियन की बात कर रहा है, उसमें कुकुद पाया जाएगा और भैंस की किसी भी नस्ल में कुकुद नहीं पाया जाएगा। अगला पॉइंट, गाय में अगली दोनों टांगों के बीच अधर वक्ष नहीं होता है। गाय में अगली दोनों टांगों के बीच अधर वक्ष नहीं होता है, लेकिन जो भैंस है, भैंस की अगली दोनों टांगों के बीच अधर वक्ष पाया जाता है।
अधरवक्ष देखो पाया जाता है। तीसरा पॉइंट है गाय का रंग प्रायः सफ़ेद, लाली लिए हुए हल्का पीला या गहरा लाल अथवा हल्का या काला होता है। ठीक है। अब भैंस का रंग अधिकतर काला अथवा तांबे जैसा पाया जाता है। तो ये रंग के आधार पर आप अंतर बता सकते हो। अगला पॉइंट है गाय के गर्दन के निचले भाग में गले से लेकर अधर वक्ष पर लटका हुआ एक मांसल झालर जैसा भाग, या कह सकते हो आप गल कंबल पाया जाता है। लेकिन भैंस के प्रायः गल कंबल जो होता है वो नहीं पाया जाता है, जैसे जाफराबादी नस्ल को छोड़कर। ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए। चलिए 4 ही पॉइंट आपके काफ़ी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी नोट्सों में इसे लिख सकते हैं। ठीक। आप हमारे प्लेलिस्ट से पढ़िए। एनिमल हस्बेंड्री लगभग मैं कंप्लीट कराने वाला हूं और सारे के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, चाहे आपका एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे आपका जूलॉजी हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, या फिर आपका एग्रोनॉमी हो। ठीक है। चारों के चारों सब्जेक्ट मेरे आपको वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे मिल जाएंगे। मैंने सभी सब्जेक्टों की प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाइए और एक एक सब्जेक्ट को प्लेलिस्ट से आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है। सभी सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट आपको बना दी है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है खोवा तथा मावा। तो खोवा और मेवा क्या होती है समझो। देखो यह आंशिक शोषित दुग्ध पदार्थ है जो दूध को एक खुले बर्तन में सीधे आग पर गर्म करके तैयार किया जाता है। खोया जो है वो आपके घर में ऐसे तो तैयार किया जाएगा। एक खुले बर्तन में आप दूध को रख दो और उसे गर्म कर दो। गर्म करोगे क्या होगा फिर, इसमें 70 से 75% ठोस पदार्थ तथा 25 से 30% जल होता है। ठीक है। किसमें, खोए के अंदर, दूध में। तो दूध को जब आप हीट पे करोगे, गर्म करोगे, तो गर्म करने पे देखना पानी जो भी होगा, पानी की मात्रा जो होगी वो सब क्या है, उड़ जाएगी वाष्प बनकर और ठोस पदार्थ बन जाएगा क्या है आपका खोया अथवा मावा यानी मेवा। अगला पॉइंट, अब देखो छेना। आपसे पेपर में पूछा जाता है छेना क्या है, तो छेना के बारे में समझो। देखो छेना किससे बनता है, यह फटे हुए दूध से तैयार किया हुआ एक विशेष प्रकार का दुग्ध पदार्थ है। तो छेना क्या है, आपका दुग्ध पदार्थ है। किससे बनता है, यह फटे हुए दूध से तैयार किया जाता है। जब आपका दूध फट जाएगा तो उससे छेना तैयार कर लो। जो उबलते हुए दूध को अम्ल यानी लैक्टिक अम्ल तथा साइट्रिक अम्ल अथवा सीट्रिक फलों के रसों के प्रयोग से फाड़कर तथा पनीर जल अलग करके प्राप्त किया जाता है। इसमें कुल ठोस लगभग 45 तथा नमी 55% होती है। तो आप इसे क्या करोगे, उबलते दूध में क्या करोगे, लैक्टिक अम्ल अथवा साइट्रिक अम्ल अथवा सीट्रिक फलों का रस या नींबू आप डाल सकते हो, नींबू के रस को डाल सकते हो आप। उसके बाद जो दूध है फट जाएगा और जब फट जाएगा तो आराम से आप छेना को तैयार कर सकते हो। अगला पॉइंट देखो, छेना के बाद है पनीर। देखो पनीर कैसे तैयार होगा, पनीर है क्या, तो यह एक मुलायम प्रकार की चीज़ है। पनीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चीज़ कहते हैं। ठीक है। तो ये एक मुलायम प्रकार की क्या है, चीज़ है, जो दूध को उच्च ताप पर अम्ल तथा ऊष्मा के द्वारा स्कंदित करके बनाया जाता है। रेनेट के स्कंदन के द्वारा बनाया गया दुग्ध पदार्थ पनीर कहलाता है। पनीर में कुल ठोस जो लगभग है वो 46.5% तथा नमी जो है वो 53.5% होती है। तो आपको पनीर के बारे में पता चल गया। पनीर के बारे में देखिए दही का बनना। अब दही किस प्रकार से बनेगा इसके बारे में समझो आप। दही का बनना समझो। दही एक क्या है, सामान्य किण्वित दुग्ध पदार्थ है। दही एक सामान्य किण्वित दुग्ध पदार्थ है। यह सामान्यतः दूध को उबालकर कितने 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके समुचित मात्रा में जामन मिलाकर प्राप्त होता है। ठीक है। तो आपका ये हो गया दही का बनना। इस वीडियो में हमने दही का बनना, पनीर, छेना और खोवा, मेवा, गाय भैंस में अंतर, ब्यूटायरोमीटर, लैक्टोमीटर और आपका कृत्रिम गर्भाधान के लाभ और कृत्रिम गर्भाधान। इसके बाद हमने पढ़ा बार्डिजो कैस्टेटर के कार्य। तो इतना हमने टॉपिक इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। तो इस वीडियो को बेटा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।